हेलो एवरीवन, देखिएगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से लैब टेक्नीशियन की जो है पोस्ट आउट करी गई है। उसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 3735 पोस्ट पर वैकेंसी आउट करी गई है। लेकिन ये अदर स्टेट वालों के लिए टोटल वैकेंसी नहीं है। इसमें से कुछ वैकेंसी जो है अदर स्टेट वालों के लिए है और बची वैकेंसी बिहार राज्य के लिए रिजर्व रहेंगी। उसमें से भी 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए है। तो इस वीडियो में सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। इसका मेन जो टॉपिक रहेगा इसमें कि क्या इसमें सिलेबस आता है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, देखिए इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा जो 75 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वो आपके डीएमएलटी में जो आपने पढ़ा है, जो आपका सिलेबस है डीएमएलटी का, उसी से आपका पेपर आने वाला है। नोटिफिकेशन में भी ऐसा है और ये सिलेबस आपके सामने यहाँ पर डीएमएलटी का हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा, चीजें नहीं पता होंगी, तब तक आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि डीएमएलटी में आता क्या क्या है। दो आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल का आपका डीएमएलटी होता है। उसमें फर्स्ट ईयर में जो है आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आती है। ये ठीक है, एक सेकंड देखिएगा। फर्स्ट ईयर में आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आती है और दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका, दूसरे नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन क्लिनिकल बायोलॉजी बायोकेमिकल मेथड और तीसरे नंबर पे आती है आपकी हेमेटोलॉजी। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट आपके आते हैं। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट आते हैं। प्रैक्टिकल वाइवा की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक, फिर सेकंड ईयर में आप देखिए क्या होता है। सेकंड ईयर में आपसे क्या क्या आता है, ये देखिएगा यहाँ पर देखो। सेकंड ईयर में आपका क्या आता है, बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी आता है, सीरोलॉजी एंड माइकोलॉजी आती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी आती है और चौथा क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी एंड एनिमल केयर आता है। यहां पर भी प्रैक्टिकल और वाइवा की बात नहीं करेंगे। आपके सामने इतने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अभी इसका डिटेल में भी देखने वाले हैं कि एक एक टॉपिक से, एक एक सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी की। देखो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी में देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एपिथेलियल सेल, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, यानी कुल मिला के जो आपके 5 चैप्टर हैं वो यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले तो एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में स्केलेटल सिस्टम, जो आपका बोन, ये सारी चीजें, टाइप ऑफ बोन, क्रेनियम बोन, फ्रंटल बोन, एक एक टॉपिक यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम पूछा जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाएगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम पूछा जाएगा, यूरिनरी सिस्टम पूछा जाएगा और सबसे लास्ट एंडोक्राइन सिस्टम आता है, ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, फिर उसमें क्या है, नर्वस सिस्टम आता है। ये क्या है आपकी एनाटॉमी। इतनी चीज एनाटॉमी से आपकी आएंगी। जो आप टॉपिक देख रहे हैं इनके सब टॉपिक भी यहां पर लिखे हुए, इतने ही पूछे जाएंगे। इसके बाहर इस पेपर में कुछ नहीं आएगा। आगे चलिए, ये हो गई एनाटॉमी, इन चीजों की पूछी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजी, भी तो आएगी भाई, क्योंकि सब्जेक्ट में फिजियोलॉजी भी तो है। अब यहाँ पर फिजियोलॉजी देख लीजिए। फिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, जिनकी आपने एनाटॉमी पढ़ी है वही चीजों की आपको फिजियोलॉजी भी यहाँ से पूछी जाएगी कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड का काम क्या होता है। ठीक है, हेमोपोएसिस क्या होती है, ब्लड कोगुलेशन होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, कौन कौन होते हैं। अब उसके बाद में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का काम क्या है, ब्लड वेसल्स, कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट। ऐसे ही रिस्पायरेटरी सिस्टम से चीजें पूछी जाएंगी कि लंग्स का काम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा जाएगा कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें इससे पूछी जाएंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और इन सब चीजों की आपसे फिजियोलॉजी पूछी जाएगी कि ये ऑर्गन अंग काम कैसे करते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही इंडोक्राइन आपसे पूछा जाएगा और नर्वस सिस्टम पूछा जाएगा। तो आप फिजियोलॉजी और एनाटॉमी आप समझ गए। ठीक है, देखिए ये टॉपिक ऐसे हैं आपने पढ़ रखे होंगे, बायोलॉजी आपने लिया था और वही लोग ही फॉर्म भर पा रहे हैं जिनके पास बायोलॉजी है। तो इन चीजों को हमें लगता है कि तैयार करने की आपको जरूरत नहीं होगी, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। आप इनको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप इधर आते हैं किस चीज पे, अब आपके जो सिलेबस आता है उसका आता है लैब का, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का। अब देखिए आगे सिलेबस क्या कहता है। ठीक है, एलिमेंट्री, प्रिंसिपल, कॉमन, ये लेबोरेटरी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सुनिएगा, देखिए सबसे पहले क्या है, आप माइक्रोबायोलॉजी का जो है सिलेबस डिस्कस करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी से क्या क्या पूछा जाएगा। देखो मेनली चीज आपके सामने यहां पर देख लीजिएगा कि लैब डायग्नोसिस यहां से शुरू है, आपकी लैब डायग्नोसिस यहां से शुरू है और यहां तक आपकी लैब डायग्नोसिस है। जैसे लैब डायग्नोसिस क्या है, लैब डायग्नोसिस में जैसे मान लीजिए डायरिया, अभी यहां पर आपको दिखाते हैं डिप्थीरिया, ये देखिए डिप्थीरिया आ गया। लैब डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया एक टॉपिक अगर आप इसको तैयार करते हैं, मतलब क्या है, जैसे कोई डिजीज होती है, ट्यूबरक्लोसिस, किसी को टीबी हो गया, सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या हो सकते हैं, कैसे होता है, किसका इन्फेक्शन है, फिर उसके बाद में कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आप कल्चर मीडिया कैसे उसको कल्चर करते हैं और कौन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो जैसे लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, इसके बाद में आपको सारे टॉपिक इसी थीम पर तैयार हो जाएंगे। जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइलोकोकस इन्फेक्शन हो गया, डिप्थीरिया हो गया, बैसिली डिसेंट्री हो गया, कॉलरा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, और ये सारे आपके क्या हैं, लैब डायग्नोसिस हैं। तो एक आप टॉपिक को पढ़िएगा बहुत अच्छे से, उसके बाद ये सारे टॉपिक्स उसी थीम पर हो जाएंगे जो हेडिंग्स आप एक टॉपिक के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ कॉलोनी
काउंट की कॉलोनी जो बनती है वो कैसे काउंट की जाती है, मेथड क्या है उसका, बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर, मिल्क एंड फूड, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ये भाई माइक्रोबायोलॉजी है, आप वहां पर कल्चर कर रहे हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी तो भी लगाते हैं, देखते हैं कि क्या एंटीबायोटिक किसके प्रति ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है और किसके प्रति जो है ये मर जा रहा है, ये सारी चीज आप बताते हैं, रिपोर्ट में लिख के देते हैं, डॉक्टर उसी एंटीबायोटिक को चलाते हैं। ये यहां पर चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रोबायोलॉजी है तो स्टरलाइजेशन प्रिंसिपल ये आपसे पूछा जाना है, और यहां पर फिजियोलॉजी एंड ग्रोथ रिक्वायरमेंट, ये सारे टॉपिक जैसे डिस्पोजल ऑफ लेबोरेटरी वेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ इनोकुलेशन ऑफ कल्चर मीडिया एंड डिफरेंट सैंपल, ठीक, कैसे माइक्रोबायोलॉजी के सैंपल को कैसे कलेक्ट करते हैं, ये चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस हो गया। आगे चलिएगा भाई, उसके बाद यूरिन, ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी में ये चीज हो गई। अब माइक्रोबायोलॉजी में आप यूरिन तो करते हैं, सीएस कल्चर सेंसिटिविटी तो करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में ही तो करते हैं भाई यूरिन का, ठीक है, और स्टूल का भी होता है, यूरिन का भी होता है और स्टूल का भी होता है, ये भी यहां पर आपसे पूछा जाएगा। देखो यूरिन में क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन फॉर प्रोटीन, शुगर, कीटोन बॉडी, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट एंड ब्लड, ये सारी चीजें आप करेंगे, ठीक है, इनका आपको पता होगा, बेसिक चीजें हैं, सेल कास्ट क्रिस्टल, यूरिन के बारे में इतना आपको पढ़ना है। स्टूल के बारे में फिजिकल एग्जामिनेशन की कलर कैसा होता है, कंसिस्टेंसी कैसी होती है, अपीयरेंस कैसा होता है। देखिए लैब डायग्नोसिस है जितनी, कम से कम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करा रखी है, इसी चैनल पर आप देखेंगे तो आपको लैब डायग्नोसिस मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन फॉर ऑकुलेट ब्लड, जो ब्लड आ रहा है उसका केमिकल एग्जामिनेशन, और 60 अकाउंट ऑफ द कॉमन प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथीज टेस्टिंग, एलिमेंट्री सिस्टम, अमीबा, गियार्डिना, थ्रेड वार्म, हुक वार्म, राउंड वार्म, ये सारे चीज स्टूल में क्या है, पैरासाइट जो भी आते हैं, ये सबका एग्जामिनेशन यहां पर आप देख सकते हैं। स्टूल से इतना टॉपिक आएगा तो इसी में से आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, और ये हो गया यूरिन का। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, एसाइटिक, प्लूरल एंड हाइड्रेटेड फ्लूइड। देखो अब एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ, ठीक, सीएसएफ, एसाइटिक, प्लूरल, ठीक, अब इसमें सिलेबस में प्लूरल फ्लूइड ये देखो आपके सामने है, ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको करना ही करना है। अगर आप लैब टेक्नीशियन यानी आपने डिप्लोमा कर रखा है, अगर आप सीएसएफ, एसाइटिक, प्लूरल फ्लूइड नहीं जानते हैं, क्या मतलब रहेगा, यही तो चीजें वहां से आपसे बेसिक पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ सीमन। अब सीमन एग्जामिनेशन आएगा, उसमें क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टर, मोटिलिटी, काउंट, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मोटिलिटी क्या है, कितनी मोटिलिटी होती है, क्या काउंट होता है एक हेल्दी मेल का, ठीक है, हेल्दी मेल में स्पर्म काउंट क्या होता है, मार्फोलॉजी कैसी दिखती है, यही तो सारी चीजें आपको एक बार पढ़नी है, ठीक है। और अभी आपके पास एग्जाम में समय है, ये आप अगर आपने ताजा ताजा कोर्स डिप्लोमा किया है तो आप इनको रिवाइज करेंगे, सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। उसके बाद भाई चलते हैं हेमाटोलॉजी पे, किस पे चलते हैं, हेमाटोलॉजी पे जो है सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखो हेमाटोलॉजी में क्या क्या पूछा जा रहा है, हेमाटोलॉजी में पूछा जा रहा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। अब देखो आपने क्या किया, अगर उधर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी पढ़ा है और एंड फंक्शन भी पढ़ लिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं आप। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल, कहाँ से ब्लड सेल्स की उत्पत्ति होती है। उसके बाद कॉमन एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं जो यूज किए जाते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, कैसे वो काम करते हैं, एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे तैयार किए जाते हैं ब्लड वाइल्स के लिए, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है भैया। मेथड ऑफ काउंटिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी आप कैसे गिनेंगे, डब्ल्यूबीसी कैसे गिनेंगे, प्लेटलेट्स कैसे गिनते हैं, मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एचबी एस्टिमेशन किन किन तरीकों से लगाया जाता है आपकी हेमाटोलॉजी में आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीसीबी, पीसीबी कैसे काउंट करते हैं, और कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट रेड सेल इंडिसेस, ठीक है, रेड सेल इंडिसेस क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये आपको बताना है। ड्राइंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ठीक है, स्लाइड पर पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं, उसके बारे में आपको कैसे ड्राई की जाती है वो आपको बताना है। बोन मैरो की स्लाइड कैसे बनती है, और स्टेनिंग जो मेथड होता है क्या प्रयोग होता है, स्टेनिंग यहाँ से आपसे हेमाटोलॉजी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनिंग तो आनी ही आनी है, ठीक है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी क्या होता है, आरसी कैसे काउंट करते हैं, स्टेनिंग होती है, ये आपको बतानी है। ईएसआर कैसे लगाते हैं, किन मेथड से लगता है, ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू क्या है। ब्लड ग्रुप आपको ए बी ओ आर एच ये आने चाहिए, किस तरीके से किया जाता है। रिवर्स जो होती है टाइपिंग क्या होती है, ठीक है। बेसिक ब्लड बैंकिंग प्रोसीजर, अब पूरा ब्लड बैंक आपको यहां पर आना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लड बैंक क्या होता है, कि बेसिक ब्लड बैंकिंग प्रोसीजर में ब्लड कैसे आप सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में एंटीकोगुलेंट कौन से यूज होते हैं, कैसे आप ब्लड को स्टोर करते हैं, क्रॉस मैच क्या होता है, कूम टेस्ट क्या होता है, टेस्ट फॉर इनकम्प्लीट एंटीबॉडी का कौन सा टेस्ट लगाते हैं, कैसे टेस्ट लगाते हैं, डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट इन यूज, कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट ब्लड उसमें ब्लड बैंक में यूज किए जाते हैं। हाउ टू सर्व ए रिक्विजिशन, रिक्विजिशन फॉर्म कैसे भराया जाता है, कैसे किसी को हम ब्लड डोनेट करते हैं और कैसे किसी से ब्लड को लेते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं आपको। एक चीज आप देखिए, ब्लड बैंक आ रहा है आपका, देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का सिलेबस है, यानी कंप्लीट आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सब आपको आता है, बस आपको रिवाइज करना है और एक बार आपको चीजों को लिखना है, ठीक है। बेसिक टेस्ट फॉर डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेशन, अब बीटी क्या होता है और सीटी, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये आपको बताना है। प्रोथ्रम्बिन टाइम, ठीक है, जब प्रोथ्रम्बिन टाइम क्या होता है, पीटी और एपीटीटी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपसे हेमाटोलॉजी में पूछी जाएंगी। देखो यहाँ पर लिखा आपकी बहुत चीजों लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं, हेमाटोलॉजी में आप बैठेंगे ये चीजें आपकी 10 दिन में कवर हो जाएंगी, 5 से 10 दिन में सारी आप लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। उसके बाद सीरोलॉजी की बात करते हैं कि सीरोलॉजी में क्या क्या आता है, ठीक है।
सीरोलॉजी में एंटीजन एंड एंटीबॉडी आपसे पूछे जाएंगे कि डिफिनीशन क्या होता है, कितने टाइप, डिफरेंट टाइप प्रिपरेशन क्या होती है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीसीरा, इनका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये सीरोलॉजी का हो गया आपका। उसके बाद में सीरोलॉजी से क्या पूछा जा रहा है आप यहां पर देख सकते हैं। देखो, टाइप ऑफ एंटीजन, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है, डायग्नोस्टिक सीरोलॉजी आपसे, डायग्नोस्टिक जो सीरोलॉजी होती है जिसमें मेथड एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विडाल, ब्रूसेला, एग्लूटिशन टेस्ट, ठीक है, और ये वासरमैन रिएक्शन, एल्डिहाइड टेस्ट, एएसओ टाइटर, एलाइजा और एलाइजा रीडर, इन सभी चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री आती है। बायोकेमिस्ट्री में आपसे क्या पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिक बायोकेमिस्ट्री, कैलोरीमेट्री हो गया, स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, फ्लेम फोटोमेट्री हो गया, फ्लूरोमेट्री हो गया, और एलाइजा RIA, ठीक, सेमी एनालाइजर, ये आपकी हो गई बायोकेमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री में पीएच, बफर, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोपोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा आपसे, स्पेसिमेन प्रोसेस फॉर बायोकेमिकल एनालिसिस, यानी LFT KFT यहां पर आपसे कि जो आप LFT KFT में सारे टेस्ट लगाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, ये सारे आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, जैसे ब्लड शुगर हो गया, यूरिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन और AG/Y रेशियो, ये सारी चीजें प्रोटीन यहां पर आप लगाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, ये सारी चीजें आपसे बायोकेमिस्ट्री में पूछी जाएंगी। उसके बाद भाई बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। उसके बाद बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की, और हिस्टोपैथोलॉजी में आप जानते हैं हिस्टोपैथोलॉजी का यहां पर आप देखेंगे कि कुछ सिलेबस हमने यहां पर इस चैनल पर करवा रखा है, आप यहां पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो। ठीक है, अगर रिवाइज भी करना चाहते हैं तो आपकी बेहतरीन चीजें रिवाइज हो सकती है इस चैनल पर, जैसे फिजियोलॉजी हो गई आपकी और एनाटॉमी हो गई। उसके साथ साथ आपका जो है उसमें माइक्रोबायोलॉजी में आपकी जो लैब डायग्नोसिस है वो हमने भी कंप्लीट करवा रखी है। ठीक, हिस्टोपैथोलॉजी की बात करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में आप देखेंगे क्या क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हिस्टोपैथोलॉजी में आपको बता दें, जो भी कंप्लीट प्रोसेस है हिस्टो का आप उसको रट लीजिए। रटने का मतलब ये है कि अगर आपके प्रोसेस आपका दिमाग में है कि कैसे हिस्टो का प्रोसेस होता है, सारी चीजें आपसे निकल जाएंगी। कोई क्वेश्चन वहां पर लिखवाने का आपसे नहीं पूछा जा रहा, आपसे यही चीजें ऑप्शन में पूछी जाएंगी कि फॉर्मेलिन का काम क्या है वहां पर, ठीक है, कैसे सेक्शनिंग होती है, कैसे सेक्शन को उठाते हैं, जिस चीज से उठाते हैं वो क्या होता है, ठीक है, कैसे आप स्टोर करते हैं, जो आपका पैराफिन वैक्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी और जो चीज आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी में क्या आपसे पूछा जाएगा कि बेसिक टेस्ट फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन टिश्यू। सबसे पहले तो भैया जब हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो आपको हिस्टो आना चाहिए और पैथोलॉजी मतलब जो टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है वो तो आपको पता होना चाहिए। जो ह्यूमन का टिश्यू है आपके पास आएगा, वो टिश्यू का कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये आपको तो आना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैसे ऑर्गन का कैसा टिश्यू दिखता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर रिसीविंग ऑफ टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, अब सड़ा जो आप टिश्यू आ जाएगा उसको तो रिसीव कर नहीं लेगे क्योंकि उसकी आप कैसे हिस्टोपैथोलॉजी करके दे दोगे क्योंकि टिश्यू ही खराब है। तो ये रिसीविंग ऑफ टिश्यू हो गया। फिक्सेशन ऑफ टिश्यू, कैसे आप टिश्यू को फिक्स करेंगे, कौन कौन से फिक्सेटिव यूज करेंगे और कौन से फिक्सेटिव का काम क्या होता है, देयर मोड ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। मेथड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, अगर कोई जो है बोनी टिश्यू आ गया तो वो डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू, कैसे टिश्यू को प्रोसेस करते हैं पूरा यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ, प्रोटोकॉल फॉर पैराफिन एम्बेडिंग, रीजेंट एंड यूज फॉर मैनुअल एंड द मैकेनिकल प्रोसेस एम्बेडिंग डिफरेंट टेक्निक एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद माइक्रोटोम, यूज ऑफ माइक्रोटोम, माइक्रोटोम का यूज क्या होता है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नाइफ, आप जब उसको माइक्रोटोम को अपने यहाँ पर रखे हैं तो उसका कैसे, कौन सी माइक्रोटोम आप लें, इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, और मेंटेनेंस ऑफ नाइफ, जो उसका चाकू है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस कि कब वो खराब हो रहा है, कैसा है, क्या है उसका मेंटेनेंस, टेक्निक एंड सेक्शन कटिंग, कैसे आप सेक्शन को कट कर रहे हैं उसकी टेक्निक क्या है। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में स्टेनिंग आती है, H&E स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, वो स्टेनिंग आपकी हो गई। कौन कौन से प्रिपरेशन आप डिफरेंट स्टेन कैसे आप तैयार करेंगे, स्टेनिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, हेमोटॉक्सिलिन एंड योसिन पास होती है आपकी, ठीक है, मेसेनवॉन, ठीक, जिनसन स्टेन ऑफ लिक्विड म्यूसिन। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन एंड माउंटिंग फॉर म्यूजियम, कोई स्पेसिमेन ऐसी है जिसको आप प्रिजर्व करते हैं, भविष्य में उसको आप पढ़ाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं म्यूजियम में, ये सारी चीजें आपको हिस्टोपैथोलॉजी के अंतर्गत आएंगी, पूछी जाएंगी। देखो भाई, एक दिन में आप इस चीज को सारा कुछ तैयार कर सकते हैं, अभी आपका ताजा ताजा पढ़ा हुआ है तो आप इस चीज को तैयार कर सकते हैं। एनिमल केयर आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन एनिमल केयर कुछ ऐसा आपके लिए कुछ ऐसा वो डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है कि आपसे तैयार नहीं हो सकता। क्या है इसमें, कॉमन लेबोरेटरी एनिमल, जनरल नॉलेज अबाउट देयर फूड, हाउसिंग, ब्रीडिंग, हैंडलिंग ईटीसी। भाई अगर गांव से हैं ये बेसिक चीजें आपको यहां पर आएंगी, ठीक है। उसके बाद में फॉर नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल एनिमल, केज, स्टरलाइजेशन, डिस्पोजेबल ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल और पोस्टमार्टम एंड डिस्पोजल, ये बेसिक चीजें हैं जो आप एनिमल केयर से देख सकते हैं। अगर आप इसको करते भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इन चीजों को अच्छे से तैयार करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं क्लिनिकल केमिस्ट्री की। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया और अमीनो एसिड, इसमें आपसे क्लिनिकल केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जाता है, देखिए सेकंड ईयर के आपके टॉपिक हैं, आपने ये चीज पढ़ी होगी। अब इसमें देखो इतना कुछ खास ये चीजें नहीं आपसे देखो पूछी जा रही हैं, बेसिक चीज है जो आपको चीजें आती होंगी, जैसे एंजाइम हो गया, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट होगा, एसिड बेस एंड ब्लड गैस स्टडी की करनी होगी, ड्रग मॉनिटरिंग एंड इंक्लूडिंग टैक्सोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, विटामिन, उनके जो है प्रोविटामिन क्या है, उनके डेरिवेटिव्स क्या है, हीमोसिंथेसिस एंड
डिग्रेडेशन, ठीक है, बॉडी फ्लूइड अदर देन बॉडी सीरम एंड यूरिन, इंस्ट्रूमेंट एंड द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यूरिन का एनालिसिस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर फंक्शन, टेस्ट फॉर कैलकुलाई, और उसके बाद में क्या आता है क्वालिटी कंट्रोल और कलेक्शन विद एनालिटिकल रिजल्ट एंड डिजीज स्टेट। ये आपसे पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में, सेकंड ईयर में ये आता है, आपने इस चीज को पढ़ा होगा, ठीक, ये चीज हो गई। उसके बाद में क्या आ रहा है आपका, देखिएगा आपकी जनरल माइक्रोबायोलॉजी, फिर उसके बाद आती है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर बैक्टीरियोलॉजी, प्रोसीजर एंड टेक्निक इन डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी। देखो हम एक एक चीज यहां पर बोल रहे हैं, लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, साथ ही साथ आपको बताते हुए चल रहे हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे क्या चीजें हैं, आप इस चीज को डिफाइन कर पाए। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप टिक लगाते हुए चलिएगा कि कौन सी चीज आप पढ़ चुके हैं, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं। जब आपकी ये चीजें तैयार हो जाए तो आप मॉक दीजिएगा, मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या है सिलेबस में, कॉन्सेप्ट फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एंड प्रोसेस, अब आपका खत्म होता है, ठीक है, ये सेकंड ईयर का है, सेकंड ईयर का इसमें लास्ट में यही चीजें आती हैं माइक्रोबायोलॉजी में, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड प्रोसेस, फिर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरियल एजेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में जनरल माइक्रोबायोलॉजी, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर बैक्टीरियोलॉजी, प्रोसीजर एंड टेक्निक इन डायग्नोस्टिक माइकोलॉजी, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ऑफ फंगल एजेंट का क्लिनिकली इंपॉर्टेंस क्या है, और इसमें भी क्या है क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ठीक, ये सारी चीजें यहां पर आपसे पूछी जाएंगी। पैरासिटोलॉजी होता है, वायरोलॉजी होता है, और एंटी माइक्रोबायोटिक एजेंट की स्टडी होती है, इन्फेक्शियस कंट्रोल एंड एनवायरमेंट स्टडी भी यहां से पूछी जाती है। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे चीजें पूछी जाएंगी वो पीछे हम आपको बता चुके हैं, जैसे जनरल पैरासिटोलॉजी हो गया, ठीक है, ये हो गया, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन फॉर पैरासाइट, पैरासाइट के लिए कौन सी होती है, उसके बाद में क्या टेक्निक यूज की जाती है, पैरासिटिक एजेंट क्या होते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। वायरोलॉजी में वायरस कौन कौन से होते हैं, वायरल एजेंट कौन कौन से होते हैं, कि डिजीज जो है कौन से डिजीज काज करते हैं, कौन से वायरस कौन से डिजीज काज कर देते हैं, एजेंट कौन से होते हैं, ये आपको बताना है, क्वालिटी कंट्रोल बता देना है। एंटी माइक्रोबायोटिक एजेंट में क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, लेबोरेटरी में टेस्ट कौन सा इनके लिए लगाया जाता है, और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है भाई। देखो बेसिक जो चीजें आपको आ रही होंगी वो आप देख सकते हैं, वही सारी चीजें हैं। अब इसमें नॉमेनक्लेचर ये सारा कुछ इसमें दे रखा है, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे टैक्सोनॉमी हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको चीजें आपने डीएमएलटी में पढ़ी हुई हैं, पढ़ाई गई हैं, जो छूट रही हैं उनको आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज आपने पढ़ी है उसमें से आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, उनको आप बार बार उन चीजों को रिवाइज करें। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें इसमें ऐसी लिखी हुई होंगी जैसे आपको लगेगा कि ये आपके लिए नहीं है, आपको तो ये पढ़ाई ही नहीं गई है, लेकिन अब असली पढ़ाई और असली चीजें यहाँ पर आपको काम आने वाली है। वो कॉलेज में जो चीजें आपने की है, जो आपको पढ़ाई गई है, वो यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाला है। आपको यहाँ पर अपना ही सिलेबस जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी से पेपर बनने वाला है, और अगर आप उसमें से अच्छे नंबर लेके आते हैं और 1200 जो वैकेंसी आई है उसमें अगर आप फाइट करते हैं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपने वहां पर जो 20 25 30 टॉपिक आपको करा दिए गए, या जो आपने वहां पर टेस्ट लगाए, उन चीजों को करना, और पेपर में करने को नहीं आएगा कि आप बैठ के वहां कराया जाएगा आपके प्रैक्टिकल, वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको बताना रहेगा। जैसे पूछ दिया गया आपके प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। अब आप वहां पर करके नहीं दिखाएंगे कौन सा प्लाज्मा कौन सा सीरम है, आपको अगर चीजें पता होंगी कि ये प्लाज्मा है और ये सीरम है, ऐसे निकाला जाता है प्लाज्मा, ये चीज माइनस प्लाज्मा, ये चीज माइनस सीरम। तो अगर ये चीजें आपको आ रही होंगी तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिक चीज हो गई, ये आपको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म दिखा लिया है, हेमेटोलॉजी का दिखा हुआ है कि हेमेटोलॉजी में क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, हेमोस्टेसिस, ये अभी हम सारा चीज पीछे आपको बता चुके हैं, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आरसी काउंट जो होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, एनाटॉमी, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ हेमेटोलॉजी, ये सारी चीजें, फिक्सेशन, इम्यूनोलॉजी, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, अभी हम आपको बताते हैं। ब्लड ग्रुप, देखो यहाँ पर क्या चीजें दी गई हुई, जैसे कि आप और डिटेल में यहाँ पर चीजों को लिखा हुआ है। देखो कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़े दे रहे हैं, आपके लिए बता नहीं रहे उन चीजों को। देखो यार भाई, देखो हमने क्या बताया, जैसे ब्लड ग्रुप वाला बताया कि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ब्लड ग्रुप सीरोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आउटलाइन। अब एबीओ आप पढ़ेंगे, आरएच पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप होता क्या है, इंटोग्लोबिन टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे टेस्ट किया जाता है कि ये इस चीज को दे सकते हैं इस ब्लड को दूसरे को, उसको बोलते हैं कॉम्पेबिलिटी टेस्ट। ट्रांसफ्यूजन थेरेपी क्या होती है, रिएक्शन क्या हो जाता है, हिमोलिटिक डिजीज न्यूबॉर्न में क्या होती है, ये चीज आप ब्लड बैंक में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपने वहां पर कराई गई हैं, आपको आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कुछ नहीं है इसमें, हेल्थ केयर हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी और लेबोरेटरी मैनेजमेंट। उसके बाद क्या है, लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो हाँ, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, जैसे कि हम क्या बता रहे हैं आपको कि लैब, आप सबसे पहले जब आप गए होंगे फर्स्ट ईयर में तो इंपॉर्टेंस ऑफ लैब, लैब का इंपॉर्टेंस क्या है, आप लैब में जब आए हैं तो अपने को कैसे सेफ रखेंगे, ये वाला भी टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। स्टरलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी का, ठीक। उसके बाद में कैसे आपको सेफ रहना है उस लैब में, और एक आदर्श लैब कैसी होती है, एक आइडियल लैब कैसी होती है, उसमें स्पेस होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर आपको ये पढ़ के जानी है, जो लास्ट में चीजें लिखी हुई थी। तो ये इसका डिटेल सिलेबस है, आपको पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।